हायसे बा रोड अब हम अल्ला खड़ा होकर साफ कर सकते हूँ। आना बचन हुआ पहुंच गई ले वहां से निकाल बटुआ। हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। तो हम लोग स्किन को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्किन लेजन्स पढ़े थे, और जहाँ तक मुझे याद है कि सब लोगों को क्लियर होगा और दिमाग में भी होगा कि क्या क्या लेजन्स थे, जस्ट लाइक मैक्यूल, पेप्यूल, नोड्यूल्स और पस्ट्यूल्स, ट्रस्ट, लाइकेनिफिकेशन, एरादिमा, कल प्ला की शादी है। हाँ, प्लाक, स्केल्स। तो ये सब नॉर्मल जो लीजन्स थे, अल्सर्स। तो हम ये लीजन्स से फिर हम डिजीज पर जाते थे, ठीक है, कि क्या डिजीज हो सकता है, या फिर स्टेप बाय स्टेप वो लीजन पहले ऐसे नॉर्मली स्केली हुआ, या फिर ये मैक्यूल हुआ, फिर उसके बाद में वो किस फॉर्म में चला गया, तो हम उसी हिसाब से फिर डिजीज में आगे उसको अप्रोच करते हैं। तो आज हम लोगों का डिजीज जो स्पेसिफिक है वो एक्जिमा है, जो मोस्ट कॉमन डिजीज है, और मोस्टली पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इसके आते हैं, और हम लोग उसको ट्रीट भी करते हैं, और मेनली होम्योपैथी का तो इसमें मेजर रोल है, इसमें एक्जिमा में। तो आज इसको थोड़ा सा हम लोग पहले क्लियर करेंगे कि एक्जिमा है क्या और क्या क्या इसमें होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा फिर मेडिसिनल अप्रोच रहेगा। तो फर्स्ट अगर हम इसमें स्टार्ट करते हैं, तो टॉपिक हमारा क्या है, एक्जिमा। तो अगर जैसे जनरली कई बार क्या होता है कि डायग्नोसिस जो बनती है इसकी, कुछ लोग कभी एक्जिमा लिखते हैं, कभी एटोपिक एक्जिमा, कभी एटोपिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो यूजली ये पूरा एक सबका मीनिंग लगभग लगभग सेम ही आता है, बट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में हमारे सामने वो स्किन के जो लेजन्स होते हैं उस फॉर्म में दिखते हैं। तो उसी को हम उस तरीके से डायग्नोस करते हैं। जनरली क्या है कि एक्जिमा, एटोपिक एक्जिमा और एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही है। एटोपिक मीन्स हम लोग जानते हैं कि एटोपिक मीन्स एलर्जी, डर्मा मीन्स स्किन, और टाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन। तो जनरली है कि किसी एलर्जी की वजह से हमारी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मीन्स है कि ड्राई, इची या रेडनेस है स्किन में, पेनफुल है, तो फिर हम उसको डर्मेटाइटिस और एटोपिक डर्मेटाइटिस डायग्नोस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कभी इससे कंफ्यूज मत होना कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है या एक्जिमा है तो ये कुछ अलग अलग है, नहीं, वो स्टेजेस, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, तो उसलिए उसको उस हिसाब से नाम दिया गया। बट इन जनरल एटोपिक डर्मेटाइटिस मीन्स सिंपली ड्यू टू सम एलर्जी। हमारे जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो आ, अपने बॉडी सेल्स को कैसे डैमेज करके फिर देन स्किन पर इसके ये सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस, आवाज तो क्लियर आ रहा है ना, कहीं किसी को दिक्कत तो नहीं?
नो सर। तो एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है जनरली कि इट इज द क्यूटेनियस एक्सप्रेशंस ऑफ द एटोपिक स्टेट। तो जनरली एलर्जी तो फॉर्म्स में डिफरेंट डिफरेंट, जस्ट लाइक एलर्जिक राइनाइटिस है या फिर ये एस्मा है, ये भी एक एलर्जिक का ही पार्ट है। बट जब स्किन पर हमारे जो सिम्टम्स आते हैं, खासतौर से जो फ्लैक्सर सर्फेसेस होते हैं, तो स्किन में जब सिम्टम्स आते हैं ड्यू टू दैट एलर्जी, तो वो एटोपिक डर्मेटाइटिस कहलाता है। तो इसलिए एटोपिक डर्मेटाइटिस इज द क्यूटेनियस एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, जो हमारे फोल्ड्स हैं स्किन के, फ्लेक्सर सरफेसेस हैं, वहां पर ड्राई इची क्रैक्ड स्किन होते हैं, तो ये एटोपिक डर्मेटाइटिस हम इसको डायग्नोज करते हैं। एंड स्पेशली क्या होता है, कैरेक्टराइज्ड बाय फैमिली हिस्ट्री ऑफ एस्मा, एलर्जिक राइनाइटिस एंड फूड एलर्जीज। तो यूजली क्या है कि ए फॉर एटोपिक डर्मेटाइटिस, तो इसलिए हम ए से तीन, A3 याद रखेंगे कि जनरली एटोपिक डर्मेटाइटिस का अगर कोई केस आता है तो मीन्स है कि कहीं ना कहीं उसकी फैमिली हिस्ट्री में एलर्जिक टेंडेंसी है, या पेरेंट साइड में, मदर साइड में, फादर साइड में कुछ ना कुछ एलर्जिक हिस्ट्री है, जिसकी वजह से बच्चे में वो कंप्लेन आ रहा है एटोपिक डर्मेटाइटिस का। तो इसलिए हमेशा जब भी केस देखेंगे हम, तो हम ये हिस्ट्री में जरूर देखेंगे कि कहीं एलर्जिक राइनाइटिस की हिस्ट्री तो नहीं है पेरेंट्स में, या एस्थमेटिक हिस्ट्री नहीं है, या फिर जो पेशेंट है उसको कहीं ना कहीं इसका हिस्ट्री तो नहीं है। तो इसलिए ये A3 याद होना चाहिए कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस और एस्थमा कहीं ना कहीं, या एलर्जी टू सम फूड्स, तो कुछ इस तरीके का ये एक कहीं ना कहीं तीनों का इंटरलिंक कहीं दिखाई देता है, जिसके बेसिस पर हम उस डिजीज को डायग्नोज करते हैं। तो नाउ एक्जिमा बेसिकली होता क्या है, एक्जिमा क्या है कि क्रोनिक ऑटो इम्यून प्रोराइटिक इन्फ्लेमेशन स्किन कंडीशन। डर्मेटाइटिस तो जस्ट सिंपली है कि एक अभी इनिशियल फेज है, बट जब वो क्रोनिक फॉर्म में चला जाता है तो क्रोनिक ऑटो इम्यून प्रोराइटिक इन्फ्लेमेशन। ऑटो इम्यून जो हमारा इम्यून सिस्टम है, जब इम्यून सिस्टम ही अपने बॉडी सेल्स को जब अटैक करता है, अटैक करने के बाद फिर वो ड्राई इची स्किन जब आने लगता है, और फिर वही क्रोनिक फॉर्म में जब डेवलप हो जाता है, तो फिर वो एक्जिमा का रूप हो जाता है। और उसको प्रोराइटिक इन्फ्लामेशन स्किन कंडीशन है। प्रोराइटिक मीन्स है कि इचीनेस है, इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, एरेथेमेटस इरप्शंस है, तो वो फिर एक्जिमा का हमारे पास सामने डायग्नोसिस आता है कि अच्छा ये अब एक्जिमा बन चुका है, जिसको हम लोग फिर ट्रीट करते हैं। तो यूजली इट इज द फाइनल कॉमन एक्सप्रेशन फॉर ए नंबर ऑफ द डिसऑर्डर्स। तो जैसे स्टार्टिंग में हमारे सामने जब बिगनिंग होगी तो उस समय कुछ प्राइमरी लेजन्स होंगे, जैसे एरेथमेटस मैक्यूल्स, जो हम लोग ने लेजन्स स्टडी किए थे मैक्यूल्स से, तो मैक्यूल्स में एरेथेमा था, तो एरेथमेटस मैक्यूल्स है या पेप्यूल्स है या वेसिकल्स है। तो जब ये मैक्यूल्स और पेप्यूल्स जब धीरे धीरे क्रोनिक फॉर्म में जाने लगते हैं, तो ये फिर एक एक्जिमा के स्टेजेस में आ जाते हैं, जो एक इकट्ठे होके एक्जिमा का पिक्चर हमारे सामने आता है। तो कुछ इस तरीके से ये पहले बिगनिंग में मैक्यूल थे, पेप्यूल थे या वेसिकल्स थे, बट अब ये एक एक्जिमा के स्टेजेस में दिखाई दे रहा है। या जब ये सेकेंडरी लीजन्स में जाता है इन सीवियर एक्जिमा, मतलब प्राइमरी लीजन्स के बाद फिर थोड़ा सेकेंडरी स्टेज में आता है, तो हमने देखा था कि उसमें फ्रॉम इन्फेक्शन और एक्सपोजिशन मार्क्ड बाय बीपिंग एंड क्रस्टिंग। तो याद होगा अगर तुम लोगों की, क्रस्ट में मेनली हम लोगों ने क्या पढ़ा था, क्रस्ट, क्रस्ट में मेनली क्या था, जैसे लाइक है कि म्यूकस था और सीरम था और ब्लड ही था। तो जब वो ड्राई फॉर्म में होता था, तो ड्राई में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे रेड रेड ये ब्लड पार्ट है, फिर येलोइश पस वाला पार्ट है, और फिर बीच में स्टिकी डिस्चार्जेस हो रहा है, वो सीरम वाला पार्ट है। तो ये क्रस्ट वाला जब पार्ट आता है हमारा, तो क्रस्ट, और उसी को हम बीपिंग स्टेज कहते हैं कि जब वो डिस्चार्जेस होते हैं, तो ये हमारे सेकेंडरी लेजन्स होते हैं, और ये फिर सीवियर एक्जिमा में चला जाता है। फिर और थोड़ा सा डीप जाता है तो क्रोनिक इजिमिटस कंडीशंस होती है, जिसको हम लाइकेनिफिकेशन, हम लोगों ने लेजन्स में लाइकेनिफिकेशन भी पढ़ा था। तो जब सीवियर इचीनेस है, ड्राइनेस है, फिर स्क्रैचिंग कर करके उसको स्किन को इतना डैमेज कर दिया, तो क्यूटेनियस हाइपरट्रॉफी एंड एक्सेंचुएशन ऑफ नॉर्मल स्किन मार्किंग्स ऑल्टर द कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस ऑफ एक्जिमा। तो ये फिर जब इस तरीके से क्यूटेनियस हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, जो नॉर्मल स्किन है उसकी ये कुछ इस तरीके से ये हाइपरट्रॉफी दिखाई दे रही है कि स्किन में मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, और फिर हम ये लाइकेनिफिकेशन, जैसे ये डॉर्सल पार्ट ऑफ द फुट में दिखाई देता है कि इस तरीके से थिक स्किन हो जाती है। तो ये सब लाइकेनिफिकेशन एक्जिमा का हमारा स्टेज होता है, उसमें दिखाई देता है। तो यूजली कभी भी एक्जिमा होगा तो वो बिगनिंग में हमारा सिंपल नॉर्मल स्टेजेस में दिखाई देगा, डर्मेटाइटिस के फॉर्म में इचीनेस और ड्राइनेस के साथ होगा। देन फिर वो क्रोनिक फॉर्म में जाएगा, जब ये सप्रेसिव, जब स्ट्राइड्स वगैरह यूज किए जाते हैं, सप्रेसिव ट्रीटमेंट किए जाते हैं, देन वो फिर एक क्रोनिक फॉर्म में आगे बढ़ता चला जाता है।
ठीक है। अब बेसिकली इसकी एटियोलॉजी अगर हम देखें कि एक्जिमा क्यों हो रहा है, किस वजह से आ रहा है, तो एटियोलॉजी में मेनली इसका फैमिली हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एटियोलॉजी कुछ खास इसका डिफाइन नहीं है, बट देयर इज क्लियर जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस। तो अगर हमें फैमिली हिस्ट्री में बोथ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, अगर मदर और फादर दोनों साइड में ही कुछ एलर्जिक टेंडेंसी है, तो मीन्स जो बच्चे हैं, चाइल्ड है, उसमें 80% चांसेस होते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के और एक्जिमा के। ठीक है। अगर वन पर पेरेंट इज अफेक्टेड देन 50%। तो ये हमेशा फैमिली हिस्ट्री जरूर ध्यान देना, और ये मिलता भी है कि अगर सिंपली जैसे कई बार बच्चों का कंप्लेन लेके आते हैं कि इसका स्किन में ये क्या हो रहा है, ये इचीनेस है, इस तरीके से, तो फिर जैसे पेरेंट्स से पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ, इसकी मदर को तो एस्थमा है। ठीक है। और उसके फादर को भी स्किन का ये डर्मेटाइटिस का है। तो फिर बच्चे में तो आना पक्का ही है कि बच्चे में कहीं ना कहीं आएगा, और बच्चे में अगर हम सप्रेस करेंगे उसको तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में और फिर कॉम्प्लेक्स करेगा। तो ध्यान रखना है कि एटियोलॉजी एज सच डिफाइन नहीं है, बट हाँ, जेनेटिकल है, पेरेंट्स में 80%, अगर दोनों में आता है तो 80% बच्चों में, एंड देन अगर वन पेरेंट अफेक्टेड है देन 50% चाइल्ड चांसेस होते हैं स्किन कंप्लेन के। इसलिए कई बार पेरेंट्स थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं कि वो सोचते हैं कि जो हमको डिजीज है वो बच्चों को नहीं हो, इस तरीके की एलर्जी। तो कभी कभी अगर प्रेगनेंसी फेजेस में प्रेगनेंसी जब मदर की होती है, तो उस समय अगर हम उस मदर को मेडिसिन देते हैं तो काफी हद तक जो ये जो डिजीज है, तो वो बच्चों में आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और आता भी है तो बहुत फिर माइल्ड फॉर्म में आता है, तो उसको हम नॉर्मली फिर कुछ मेडिसिन देके फिर उसको खत्म कर देते हैं। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा दिखता है तो हम प्रेगनेंसी के समय मेडिसिन उसका स्टार्ट करते हैं, तो फर्क पड़ता है। जिसकी हम बात करते हैं मियाजमेटिक अप्रोच की जो बात करते हैं, तो एक्चुअली वो जनरेशन टू जनरेशन जो जा रहा है वो म्याज में ही है, जो दिख रहा है हमको। फिर एडी पेशेंट्स में डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ इम्यूनोरेगुलेटरी एबनॉर्मलिटीज, इंक्रीज्ड आईजीई सिंथेसिस, इंक्रीज सीरम आईजीई एंड इम्पेयर डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो बेसिकली इसका जो मेन यहाँ पर है, जो आईजी सिंथेसिस है ये बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग ये आईजी का इसमें टेस्ट करते हैं तो आईजी बढ़ा हुआ दिखता है। इट मीन्स है कि देयर इज द एलर्जिक रिस्पॉन्स इनसाइड द बॉडी। और ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शंस है ये भी हमारे डिस्टर्ब होते हैं। तो मेन इसमें एक्जिमा में ये दो पार्ट हैं, आईजी और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी का। बाकी फैमिली हिस्ट्री का रोल होता है। अब अगर हम इसको देखते हैं कि और क्या हो सकता है, तो मेन तो है कि इसमें एक्सपोज टू एक्सटर्नल इरिटेंट, कि किसी कोई एक्सटर्नल एजेंट या कोई कॉज जो जिसकी वजह से एक्सपोजर हुआ, जस्ट लाइक कि कोई केमिकल कंपाउंड है या कोई भी प्लांट या कोई फूड है जिसकी वजह से एक्सपोजर हुआ, हमारी बॉडी स्किन ने रिएक्ट किया और वो बॉडी के फिर सेल्स डैमेज होने लगे, देन वहाँ हमारा डर्मेटाइटिस में आ गया। या ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम, जब हमारा इम्यून सिस्टम ने उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हुआ वहां पर एक्ट किया। थर्ड पॉइंट है जीन वेरिएशन। तो जीन वेरिएशंस में क्या है कि अफेक्ट्स द स्किन एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो जब जीन्स में वेरिएशंस आते हैं तो जो स्किन का मेन हमारा मेजर रोल है प्रोटेक्शंस का, जहाँ पे कि स्किन में मॉइस्चराइजेशन मॉइस्चर होना चाहिए, और जो इसके स्किन के जो बैरियर्स हैं, तो जब वो अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो फिर वहां से हमारी स्किन डैमेज होने लगती है। तो ये प्रोटेक्शन जो वीक बैरियर फंक्शन, लेस एबल टू रिटेन मॉइस्चर एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया, इरिटेंट्स, एलर्जेन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये जब जीन्स पे हमारे डैमेज होता है, तो वो जो अपर लेयर होती है फिर वो बैक्टीरिया वगैरह या एलर्जेन से उनको बॉडी स्किन के अंदर फिर अंदर एंट्री मिलती है, और फिर वहां से हमारे इम्यून सिस्टम को ये डिस्टर्ब करते हैं, और जिसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन। तो अभी हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखेंगे कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ फ्लैग्रेंट प्रोटीन। एक फ्लैग्रेंट प्रोटीन होता है जिसमें फिलामेंट एग्रीगेशन प्रोटीन कहते हैं हम इसको। तो इसका जो मेन रोल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग स्किन स्टे मॉइस्चराइज। तो किसी किसी की बॉडी में अगर फ्लैग्रेंट प्रोटीन उतना सफिशियंट नहीं है तो फिर वहां मॉइस्चराइजेशन। तो इसलिए कभी कभी अगर हम केस लेते हैं, जो नॉर्मली कि हम पूछते हैं कि पसीना कैसा आता है, कम आता है कि ज्यादा आता है, तो बोलता है कि पसीना ही नहीं आता, मेरी स्किन हमेशा ड्राई रहती है। तो मीन्स है कि देयर इज द डेफिशिएंसी ऑफ द फ्लैग्रेंट प्रोटीन और द फिलामेंट एग्रीगेटिंग प्रोटीन, जिसकी वजह से उसकी स्किन जो है मॉइस्चराइजिंग की इसकी प्रॉब्लम है, जो जिसकी वजह से फिर ये डर्मेटाइटिस थोड़ा सा प्रोन होता है। नेक्स्ट जो बैक्टीरिया स्टेफलोकोकस ऑरियस, ये हमारे जो स्किन के थ्रू ये भी एंटर करते हैं और फिर जो हमारे मेनली स्किन को डैमेज करने की ये कोशिश करते हैं। तो मेन जो एक्जिमा में हमारा बेसिकली है कि जेनेटिकल होना चाहिए। अगर मदर फादर की हिस्ट्री मिल रही तो प्रोबेबली है कि वो चाइल्ड में
एक्जिमा के चांसेस काफ़ी हद तक है, या फिर जीन वेरिएशंस हैं जिसकी वजह से स्किन सेल जो डैमेज होंगे और फिर उसकी वजह से जो एलर्जेंस हमारे बॉडी में एंटर करेंगे, या फिर फ्लैग्रेंट प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो स्किन ड्राई और इची होने लगती है। तो बेसिकली ये मोटा मोटा जो पार्ट दिमाग में रहना चाहिए। पैथोफिजियोलॉजी जो नॉर्मली इसमें होता क्या है कि कोई भी एलर्जेंस है जो हमारी स्किन के थ्रू एंटर करता है, स्किन के थ्रू जब एंटर करता है तो जो हमारा इम्यून सेल होता है तो फिर उस एलर्जन के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडीज रिलीज करता है जो आईजीई एंटीबॉडीज होता है। तो जब ये आईजी एंटीबॉडीज जब रिलीज होता है तो फिर क्या होता है कि जब नेक्स्ट और ये जाके क्या मिलता है कि मास्ट सेल्स हैं और बेसोफिल सेल्स हैं, इनसे जाके ये आईजी एंटीबॉडीज स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और जब नेक्स्ट जब एलर्जेंस आता है तो फिर एलर्जेंस क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज इनको कैच कर लेता है, मतलब ले लेता है इनको। और फिर इसके बाद में क्या होता है कि जब ये फिर एंटीबॉडीज एलर्जेंस इसके साथ स्टिक हो जाते हैं तो फिर ये मास्ट सेल जो है ये सीक्रेट करते हैं इन्फ्लेमेटरी ये मेडिएटर्स, और ये डीग्रेनुलेशन होता है। डीग्रेनुलेशन होके फिर ये हमारा जो लॉस ऑफ वाटर, ड्राइनेस स्किन की होती है, इन्फ्लेम होती है, और देन हमको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो नॉर्मल सा फिनोमेना है कि ये हमारे इम्यून सिस्टम यहाँ पर ये डिस्टर्ब हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर हमारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स रिलीज हुए और यहाँ हमारा लॉस ऑफ वाटर हुआ। तो बेसिकली मास्ट सेल्स जो हमारा की इम्यून सिस्टम सेल है, जो एलर्जिक रिएक्शंस जब होते हैं तो मास्ट सेल का ही मेजर रोल होता है, जो मेडिएटर्स रिलीज करता है स्पेशली हिस्टामिन टू इनिशिएट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पैथोजेंस। तो बेसिकली ये मास्ट सेल और हिस्टामिन एंड देन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, यही इसकी बेसिक जो पैथोफिजियोलॉजी है, जिसकी वजह से हमको जो स्किन जब हमारी दिखाई देती है वो ड्राइनेस और डर्मेटाइटिस के फॉर्म में दिखती है। और फिर जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वहां पर आईजी एंटीबॉडीज ये हमको बढ़े हुए दिखाई देते हैं। अब आता है कि सिम्टम्स। तो बेसिकली जब ये पैथोफिजियोलॉजी, तो सिम्टम्स जिसकी वजह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, तो यूजली ओवरऑल स्किन तो हमारा टॉप हेड टू टो है, तो स्किन में सिम्टम्स कहीं भी आ सकते हैं, एंड इट वेरी वाइडली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी में किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आएगा, किसी में जनरलाइज फॉर्म में आएगा, या किसी में डर्मेटाइटिस नॉर्मली होगा, या फिर किसी में ये वीपिंग होगा, या अल्सर्स इसके क्रस्ट फॉर्म में होगा। बट अगर हम बिगनिंग में देखें कि बच्चों में जैसे सबसे पहले अगर जो इन्फेंट्स होते हैं तो सबसे पहले ज्यादातर इन्फेंट्स में हमारे स्कैल्प में ही आता है। तो फेस और स्कैल्प वाला पार्ट यूजली इन्फेंट्स में अफेक्टेड होता है, क्योंकि वो जस्ट बिगनिंग वाला पार्ट होता है। तो जो डर्मेटाइटिस जब हम बात करते हैं तो इसलिए जो बच्चे होते हैं, कई बार पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसकी स्किन की पपड़ी से निकल रही है, फट रही है स्किन, चेहरे से पपड़ी निकल रही है, दैट इज द बिगनिंग ऑफ दैट एक्जिमा। ठीक है। और फिर जहां उसको और सप्रेस किया तो देन फिर वो आगे क्रोनिक फॉर्म में चलता चला जाता है। बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं तो जो बच्चे बड़े होते हैं जस्ट लाइक है कि 8-10 साल के, जब 7-8 साल की जो एज में आते हैं बच्चे, तो उनमें मेजर जो ये फोल्ड्स होते हैं, स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे लाइक एल्बो है, नी है, या फिर डॉर्सल ऑफ द फुट है, रिस्ट है, तो यहाँ पर हमारे क्रैक और ये ड्राई स्किन कंप्लेन लेके आते हैं। तो ये एक कॉमन फिनोमेना इसका कि जो इन्फेंट होगा तो फेस और स्कैल्प पे ही मेजर दिखाई देगा। तो अगर हम वहां से अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो वो पार्ट वहीं के वहीं रुक जाता है। ओल्डर चिल्ड्रंस में यूजली तो हमको देखना है कि ये एक एक्जिमा का ही मेन बिगनिंग स्टेजेस हैं जो हमको अभी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। सिम्टम में मोस्टली यही है कि ड्राई रॉ स्किन होगी, क्रैक्ड स्किन होगा, प्रोराइटिस एंड स्क्रैचिंग इसके कॉमन सिम्टम्स आएंगे। रैश ऑन द swollen स्किन दैट वेरीज इन कलर डिपेंडिंग ऑन स्किन कलर। ठीक है, स्किन कलर पर डिपेंड करता है रैसेस, जैसे अगर लाइट स्किन है तो डार्क रेड होगा, या फिर ब्राउनिश है तो उसके हिसाब से होगा। बट मेन जो होगा ड्राई रॉ स्किन होगी और क्रैक होगी, देन इचीनेस होगी जिसकी वजह से वो स्क्रैच करेगा। स्मॉल रेस्ड बम्प्स ऑन द ब्राउन और द ब्लैक स्किन दिखाई देंगे। ऊजिंग एंड क्रस्टिंग, धीरे धीरे करके फिर उसमें ऊजिंग, मतलब जब वो स्क्रैचिंग इतना ज्यादा होने लगेगी तो देन फिर देयर इज ऊजिंग ऑफ दैट, डिस्चार्जेस होने लगेंगे, और फिर वो क्रस्ट बनने लगेगा तो इन्फेक्शन होगा, पस बनेगा, एंड देन वहां पे ब्लड भी आएगा, और फिर वो क्रस्ट के फॉर्म में दिखाई देगा, एंड थिक स्किन जिसको। डार्कनिंग ऑफ द स्किन अराउंड द आईज, आईज के अराउंड डार्कनिंग स्किन हो सकती है, कोर्स मार्क बाय एक्सजर्बेशन एंड द रेमिशंस। हाँ, कभी कभी क्या होता है ना कि इसका जो कोर्स है, मतलब जैसे कभी एकदम से बहुत सीवियर फॉर्म में दिखाई देगा, फिर एकदम से वो माइल्ड हो जाएगा, तो लगेगा कि अच्छा ये तो ठीक हो रहा है, क्योंकि जब हम मेडिसिन अपना देते हैं या ट्रीट करते हैं तो उस समय पे कभी लगता है कि अच्छा ये
तो कम हो गया, मीन्स है कि ये दवा की वजह से कम हो रहा है, बट एक्चुअली वो उसके फेजेस होते हैं कि एकदम काफी सीवियर दिख रहा था बट अब वो लाइट फेज में आ गया, और फिर उसके बाद में कुछ समय बाद फिर वो सीवियर फॉर्म में दिख रहा है। तो ये इसके फेजेस होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो ठीक हो गया है। हमको वॉच करना पड़ेगा प्रॉपरली कि कितने टाइम पीरियड में, कितने ड्यूरेशंस में ये बढ़ रहा है, घट रहा है, तो वो हमारा सारा एक केस टेकिंग का पार्ट होता है। तो ये भी दिमाग में रहना चाहिए कि इसके जो कोर्स है वो एक्सरवेशन एंड रेमिशंस ये फेजेस में चलता है। तो हमारा मेडिसिन उसी हिसाब से हमको कब चेंज करना है, कब उसमें वेट करना है, ये सारी चीजें हमको ध्यान देनी पड़ती है। And lesions typically of eczematous dermatitis clinical course lasting longer than 6 weeks। तो इसका जो कोर्स होता है लगभग 6-7 हफ्ते के ऊपर ही होता है। मोस्टली जो लेजन्स जो अक्सर जो कंप्लेन करते हैं, जब वेदर जब चेंज होता है तब इचीनेस और ड्राइनेस बढ़ती है, स्मोक वगैरह से इसका एग्रेवेट करता है, या फिर स्ट्रेस। कई बार केसेस देखे हैं कि किसी ना किसी वजह से फाइनेंशियल स्ट्रेस है या फैमिली स्ट्रेस है या फिर चाइल्ड नहीं है, किसी पेरेंट्स को उनका स्ट्रेस है। मतलब इवन कई केसेस ऐसे देखे हैं कि जैसे कि शादी हो गई, 8-10 साल हो गए हैं, बट बच्चे नहीं हुए हैं, तो जो पेरेंट है उसके स्किन की डिजीज स्टार्ट हो गई, डर्मेटाइटिस की, और पहले कोई हिस्ट्री नहीं थी उसकी। तो ये स्ट्रेस उसको है कि क्योंकि फैमिली में चाइल्ड नहीं है, तो वो एक उसको स्ट्रेस की वजह से ये इस तरीके से डिजीज स्टार्ट हो रहा है। तो ये सारा एक मेनली जो डर्मेटाइटिस है या एक्जिमा है इसको ये एग्रेवेट करता है, जिसकी वजह से तो ये भी हमारा एक मेजर पार्ट है कि उसको कैसे इमोशनली होल्ड करना है और उसके स्ट्रेस को कैसे कम करना है। तो इन सब का भी एक मेजर रोल होता है। इन्वेस्टिगेशन में आईजी बड़ा होगा, स्नोफिल्स नॉर्मली बड़े होंगे। तो मेन क्या है जो एक्जिमा में अगर हमको देखना है, तो ड्राई रॉ क्रैक्ड स्किन दिखेगा, इचीनेस प्रोराइटिस दिखाई देगी, और कभी कभी एरेथेमेटस रेडनेस भी उसके आसपास दिखाई देगी, या क्रस्ट होंगे और उसके साथ में डिस्चार्जेस भी दिखाई देंगे जो बीच में। हम्म। कुछ बोल रहे हो? ठीक है, तो ये मेनली सिम्टम्स हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। लाइकेनिफिकेशन, फिर उसके बाद में एक लाइकेनिफिकेशन, तो जो थिकनेस ऑफ द स्किन होता है, जब हम स्क्रैच करते हैं, काफी स्क्रैच करते करते फिर वो लाइकेनिफिकेशन वाली स्टेज में आता है, और पेशेंट इवन कई बार क्या होता है कि वो इतने ऑइंटमेंट लगा चुका होता है और उसके बाद में फिर वो स्किन इतनी थिक हो जाती है, थक हार के फिर जब वो आता है कि हाँ होम्योपैथी जड़ से ठीक करेगी, तब वो ट्रीटमेंट लेने आता है, बट उस समय उसके अंदर पेशेंस बहुत चाहिए होता है, तभी वो कॉपरेट करता है, तभी ठीक हो पाता है, अदरवाइज फिर वो जल्दबाजी में कभी भी ठीक नहीं होता। अब कुछ एक्जिमा के टाइप्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस में हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट इज द लाइकेन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस। इसमें क्या होता है कि इट्स एंड स्टेज ऑफ वैरायटी ऑफ प्रोराइटिक एंड एक्जिमेटस डिसऑर्डर इंक्लूडिंग एटोपिक डर्मेटाइटिस। इट कंसिस्ट ऑफ circumscribed plaque or the plaques of lichenified skin, thickening of the skin and extensions of the normal skin marking due to chronic scratching or rubbing। तो जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि कई बार पेशेंट मोस्टली ये वाला एरिया में काफी केसेस आते हैं, जो हमारा ये सर्वाइकल रीजन है। तो यहाँ पर कई बार ये ड्राइनेस, इचीनेस, काफी पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं, तो ये एक लाइकन सिम्प्लेक्स क्रोनिकस का केस है जो एक्जिमा का पार्ट है। और इस तरीके से ये हमारे डॉर्सम ऑफ द फीट पे लेके आते हैं, जो लाइकेनिफिकेशन दिखाई देता है यहाँ पर। तो ये इस तरीके के जो केसेस होते हैं, हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे ये अभी हम आगे मेडिसिन में जब अप्रोच करेंगे तब समझेंगे, बट ये केसेस क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये एक्चुअली है क्या, ये एक्जिमा है और ये क्रोनिक फॉर्म में है। तो ये नहीं है कि हमारा आज ही हमने एक कोई दवा इंडिकेटेड पेट्रोलियम दे दिया देन हाँ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अकॉर्डिंग हम उसको मेडिसिन देंगे, देन तब फिर वो ठीक होता है। तो ये लाइकेन में ये ध्यान देना चाहिए कि ये सर्कमस्क्राइब प्लैक होते हैं, ये सर्कमस्क्राइब प्लैक है, और लाइकेनिफिकेशन दिखाई देता है, ठीक है, जो क्रोनिक स्क्रैचिंग और रबिंग की वजह से होता है। ठीक। सेकेंड आता है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, जो बहुत कॉमन है। कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कॉन्टेक्ट से ही क्लियर होगा कि इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन द स्किन एंड सब्सटेंस। मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज जो हमारी स्किन के अप्रोच में आया, स्किन से टच हुआ, या स्किन उसकी जो फ्यूम्स हैं या फिर उसकी जो स्मेल है उसकी वजह से स्किन के थ्रू हमारी बॉडी में अंदर एंट्री हुआ और वो फिर रिएक्ट कर रहा है बॉडी में, तो ये कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस में आता है।
अब कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस भी टू टाइप्स में यूजली होता है, एक इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है और एक एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता है, जिसको हम आईसीडी बोलते हैं और एसीडी बोलते हैं। और ये दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कई बार हम लोगों को दिखते हैं। तो इसको अगर हम स्टडी करेंगे तो ये कुछ पॉइंट्स है, जैसे प्री डिस्पोजिशन, मैकेनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन और सिम्टम्स के बेसिस पर। कि प्री डिस्पोजिशन मतलब है कि मोस्टली जो इरिटेंट हैं वो मोस्टली किस तरीके के लोगों को होता है और एलर्जी किसको होता है। तो इरिटेंट वर्ड्स से अगर हम देखेंगे तो इरिटेंट ही डिफाइन कर रहा है कि अफेक्ट्स ऑल दोज हु आर एक्सपोज टू इरिटेंट। मतलब जितने लोग उस पर्टिकुलर सब्सटेंस से मतलब अप्रोच में आएंगे, जस्ट लाइक सिंपली कोई ये है क्या कहते हैं, तेजाब है या फिर कोई भी ऐसा केमिकल है जो हमारी स्किन को डैमेज कर देगा तुरंत। 100, अगर 100 पीपल्स हैं, 100 पीपल्स को अगर वो केमिकल का एक्सपोजर होगा, देन वो 100 पीपल्स की स्किन डैमेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसमें ये इरिटेशन ड्यू टू दैट केमिकल। तो दैट इज कॉल्ड द इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। तो अफेक्ट्स ऑल दोज हु आर एक्सपोज टू इरिटेंट्स, तो वो सबको डैमेज करेगा। बट इन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जी डिफाइन करना है कि 100 में से 50 लोगों को उस चीज की एलर्जी है बट बाकी 50 को नहीं है। तो इट अफेक्ट्स जेनेटिकली प्रीडिस्पोज पीपल और सिलेक्टेड पीपल। तो वो जेनेटिकली की अभी हमने जो बात करी ना कि जेनेटिकली अगर वो प्रोन है तो उसको अफेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। जस्ट लाइक किसी को बोला कि मुझको जो है इस परफ्यूम से एलर्जी है बट दूसरे को नहीं है उस परफ्यूम से एलर्जी। तो सिंपली ये है कि अगर उसने कोई डीओ या परफ्यूम, जस्ट लाइक एक्जिला में डीओ लगाया, तो उसके बाद वो लेके आ गया कि ये अरे रैसेस हो गए काफी, तो दैट इज एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। बट कुछ लोग लगाते रहते हैं, उनको नहीं होता है। तो सिंपल सा डिफरेंस है कि इरिटेंट मींस इट अफेक्ट्स ऑल द पीपल्स एंड एलर्जिक मींस कि इट इज प्रीडिस्पोज टू पीपल्स, जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन देयर। ठीक है ना? तो कुछ लोगों को जो जेनेटिकल प्रीडिस्पोजिशन होगा उसी को ही वो एलर्जी होगी। अब मैकेनिज्म इसका क्या है? मैकेनिज्म यही है कि ये नॉन इम्यूनोलॉजिक है, क्योंकि ये सबको इफेक्ट कर रहा है ड्यू टू दैट उसका इरिटेशन है उस केमिकल कंपाउंड की वजह से। तो डायरेक्ट टिश्यू डैमेज होगा यहाँ पर, कोई भी चीज है। यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स T4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जिसकी वजह से बॉडी क्या करता है, इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, अभी हम लोग ने पैथोफिजियोलॉजी पढ़ी कि केमिकल्स रिलीज करता है, दैट स्किन फिर वो इन्फ्लेम होता है, देन इचीनेस होता है। इसीलिए आगे इसका जो हम इरिटेंट का जो सिम्टम है, हमको बर्निंग एंड पेन ज्यादा मिलता है और एलर्जिक में इचीनेस ज्यादा मिलता है। तो ये एक मोटा मोटा बहुत क्लियर कट डिफरेंस है इरिटेंट में कि देयर इज द पेन एंड बर्निंग, क्योंकि वो उस केमिकल का इफेक्ट आया सीधे सीधे, उस इरिटेंट सब्सटेंस का इफेक्ट आया। बट इन एलर्जिक देयर इज द इचीनेस, क्योंकि वो एलर्जिक टेंडेंसी क्रिएट कर रहा है ड्यू टू दैट द इम्यून सिस्टम। ठीक है? और जो इरिटेंट होता है, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू साइट ऑफ द कॉन्टेक्ट, केवल जिस जगह पर उसका एक्सपोजर हुआ केवल उसी पार्ट पर ही रहेगा, अब रहना सीखना ड्यू टू पड़ता दैट है। इरिटेशन ऑफ द। खा पी चुके पानी पी चुके ना लेटो सुबह। ठीक है? तो रिस्ट्रिक्ट टू साइट ऑफ कॉन्टेक्ट मींस एरियाज जस्ट लाइक आईलेट्स हैं, जैसे आईलेट्स पे अक्सर यहाँ पे लेके आते हैं, ये आईलेट वाले पार्ट पे यहाँ पर लेके आते हैं कि यार ये क्या हो गया। मतलब अभी रिसेंटली ही 2-3 केसेस थे जो यहाँ पर लेके आए थे और वो बोले थे 5-6 महीने से हमको यहाँ पे ड्राइनेस काफी ज्यादा होती है, कभी कभी इचीनेस होती है। तो मेडिसिन दिया, फिर देन कॉन्स्टिट्यूशनल दिया, देन वो ठीक हो गया। तो यूजली जो इरिटेंट है ये आईलेड, इंटरट्रिगनस एरियाज और एरियाज वेयर द इरिटेंट वाज ऑक्लूडेड, जहां पर उस इरिटेंट इकट्ठा हो सकता है, रुक सकता है और वो स्किन को डैमेज करता है। तो ध्यान रखें कि अगर कहीं बर्निंग और पेन बता रहा है दैट इज द आईसीडी, एंड सिंपली इची बता रहा है दैट इज द एसीडी। और आईसीडी में ज्यादातर जो क्रोनिक वेट वर्क्स, जो पानी में ज्यादा काम करते हैं या साबुन का ज्यादा यूज करते हैं, काम वाले, बर्तन धोने वाले, या जो मोस्टली जो फीमेल हाउस लेडीज होती हैं वो बर्तन बहुत ज्यादा धोते हैं या कपड़े ज्यादा धोते हैं, तो उनकी जो स्किन है हाथ की स्पेशली, उसमें ज्यादातर इस तरीके के अफेक्शन दिखाई देते हैं। या कोई केमिकल यूज कर लिया। एलर्जिक वाले में क्या होता है, जैसे जैसे ज्वेलरीज, काफी लोग ज्वेलरी पहनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफिशियल ज्वेलरीज अब आजकल आ रहे हैं, तो जो निकल ज्वेलरीज वगैरह हैं, उसके इफेक्शन ज्यादा होते हैं। तो जैसे रिंग है, तो सराउंडिंग रिंग वाले एरिया में वहां पर स्किन इचीनेस हो गया, ड्राइनेस हो गया। या फिर ये नेकलेस वाला एरिया हो गया, तो ड्यू टू दैट ये ज्वेलरी हो गया या फिर कोई फ्रेग्रेंस है या फिर कोई परफ्यूम है, किसी की वजह से
सीमेंट में काम करने वाले जो मिस्त्री वगैरह होते हैं जो इसमें काम करते हैं काफी, तो उसमें भी उनको एलर्जी होता है, क्योंकि जो सीमेंट बनता है वो कुछ ये कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे बॉडी में रिएक्ट करते हैं। और टॉपिकल जो एंटीबायोटिक्स जो ये नियोमाइसिन यूज होता है जब एंटीबैक्टीरिया उसमें बैक्टीरियल जो अफेक्शंस होते हैं स्किन में, तो उसमें टॉपिकल ऑइंटमेंट में यूज किया जाता है नियोमाइसिन। तो ये भी हमारे बॉडी के लिए एलर्जिक टेंडेंसी क्रिएट करता है, जिसकी वजह से एसिडी होता है। तो बेसिकली ये मेन मेन पॉइंट थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, आईसीडी एंड कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, आईसीडी एंड एसीडी, ये हमेशा दिमाग में होना चाहिए। आईसीडी इरिटेंट मींस पेनफुल, और बर्निंग मींस इरिटेशन से उसको और दिमाग में डाल सकते हो कि पेनफुल एंड बर्निंग, एंड एलर्जिक इज सिंपली इचीनेस। ठीक है, तो ये इसका इरिटेंट और एलर्जिक का पार्ट है। और यूजली पैच टेस्ट रिकमेंड करते हैं कि पैच टेस्ट करके, जो पैच टेस्ट यूजली क्या होता है कि जैसे कि उसमें पैच एक आता है जो स्किन में लगा दिया जाता है, जैसे लाइक बैक वाला जो पार्ट होता है उसमें लगा दिया जाता है, फिर डिफरेंट डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनकी फिर एलर्जिक सेंसिटिविटी बॉडी में देखी जाती है। तो जिस एरिया में होता है रिएक्शन, तो उसको फिर डायग्नोज करते हैं कि इसकी वजह से इसको एलर्जी है। बट हमारे लिए उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है पैच टेस्ट। हमारे लिए मेनली वही है कि अगर हमको सिम्टम्स दिख रहा है देन वी शुड अप्रोच अकॉर्डिंग टू दैट कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्किन। अगर लेजन जैसा दिख रहा है, हम एज इज मेडिसिन को स्पेसिफिक अप्रोच करते हैं, देन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच करते हैं। ये कुछ स्किन डिसऑर्डर्स जो हमको दिखाई देते हैं आईसीडी में। आईसीडी में जैसे बच्चों में कॉमनली डायपर डर्मेटाइटिस लेके आते हैं कि डायपर वाला जो एरिया है वो काफी रेड इन्फ्लेम्ड एरेथेमेटस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। और ये जो फोल्ड्स हैं और यहाँ पर ये वाला एरिया है, तो ये डायपर डर्मेटाइटिस है सिंपली। इवन अभी कुछ दिन पहले एक केस थी, एक मतलब ये तो डायपर की वजह से, बट एक फीमेल थी अराउंड 7 to 8 years की। उसको ये डर्मेटाइटिस वाला पार्ट, ये डर्मेटाइटिस थी। और इवन काफी वो, उसको बचपन से ही प्रॉब्लम था, बचपन से प्रॉब्लम था, तो वो एलोपैथिक मेडिसिन यूज कर रहे थे और सप्रेस होता था देन अगेन। तो वो बार बार पे ये बोल रहे थे कि इसका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है और ये बार बार पे इसको दिक्कत होता है। इवन काफी ज्यादा इचीनेस भी उसको होती थी। तो फिर धीरे धीरे मेडिसिन दिया ने, फाइनली ये जो है महीने 1.5 महीने में धीरे धीरे करके ये पार्ट उसका एकदम नॉर्मल आ गया, और खत्म ही लगभग लगभग हो गया, ऑलमोस्ट 5-10% बचा है। तो ये आईसीडी है। इस तरीके से ये हमारा ग्रोइन वाला एरिया है। कई बार केसेस लेके आते हैं इस तरीके से यहाँ पे कि ये डार्क सा दिखाई देता है स्किन, और काफी चीनेस होता है। तो ये फंगल और रिंगवॉर्म से कई बार कंफ्यूज करता है कि अच्छा ये रिंगवॉर्म है या फिर डर्मेटाइटिस है। तो ये ध्यान देने वाली चीज है कि जो रिंगवॉर्म होगा वो उसका जो स्किन लेजन होगा वो डिफरेंट होगा, और डर्मेटाइटिस का ये डिफरेंट होगा। ये हमारा एक्जिला वाला पार्ट है जो अक्सर एक्जिला में हो जाता है, इस तरीके से लेके आते हैं। ये सब इंटरट्रिगो डर्मेटाइटिस है, ये ममेरी रीजन है, जो फोल्ड्स ऑफ ममे हैं यहाँ पर, इस तरीके से लेके आते हैं। ये आईलिड में इस तरीके से लेके आते हैं, जो स्केल्स बन रहे हैं और रेडनेस है, चीनेस है। एसीडी में जैसे ये बिंदी वाला एरिया है, कई बार यहाँ पे बिंदी में जो चिपकाने वाला केमिकल यूज होता है, जो एडिसिव कंपाउंड्स यूज होते हैं, तो उसकी वजह से इरिटेशन होता है स्किन में, और फिर जो है यहाँ पर ये एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है, कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है। ये सब बॉडी में इस तरीके से ये एरेथमेटस इरप्शंस दिखाई देते हैं, और इचीनेस के साथ में आते हैं। ये नेकलेस एलर्जी वगैरह हो सकता है यहाँ पे, या परफ्यूम एलर्जी हो सकता है। तो बेसिकली ये दिमाग में होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किस फॉर्म में हमारे सामने आ सकता है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है, बट ड्यू टू एक्सपोजर टू दैट एलर्जन और एनी इरिटेटिंग सब्सटेंस। तो अभी अब ये हमने कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस किया। नेक्स्ट थर्ड जो पॉइंट हमारा एक्जिमा का जो टाइप आता है वो हैंड एक्जिमा आता है। मोस्टली हाथ में लेके आते हैं, और ये भी बहुत कॉमन है, क्रोनिक स्किन डिसऑर्डर है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड स्किन डिजीज, मोस्टली जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है कि काम क्या करते हैं, कुछ केमिकल फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या कुछ मसाले जैसे ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं,
तो जो केमिकल कंपाउंड का जो हाथ से काफी ज्यादा एक्सपोजर होता है तो उसकी वजह से ये हैंड एक्जिमा होता है। एक्सेसिव एक्सपोजर टू वाटर एंड डिटर्जेंट, हार्श केमिकल्स और एलर्जेंस, इसकी वजह से होता है। तो ड्राइनेस एंड क्रैकिंग ऑफ द स्किन ऑफ द हैंड एज वेल एज विद वेरिएबल अमाउंट ऑफ एरेथमा एंड एडिमा। तो घूम फिर के हमारी कहानी वहीं आती है कि हैंड में हमारे ड्राइनेस है, क्रैकिंग है, एरेथमा है और एडिमा है। तो ओवरऑल क्या है कि ड्यू टू एक्सपोजर टू दैट केमिकल कंपाउंड और एलर्जी, वो पर्टिकुलरली हमारे हैंड में आ रहा है, तो इसलिए वो हैंड एक्जिमा के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। Often the dermatitis will begin under rings where water and irritants are trapped. तो अभी हम बात कर रहे थे ना कि ज्वेलरी वगैरह से तो क्या हो रहा है कि ये इरिटेंट कोई भी कंपाउंड है जो आईसीडी के फॉर्म में अगर उसके नीचे वहां पर फंस गया है और फिर वो धीरे धीरे स्किन के पोर्स के थ्रू बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है और इस तरीके से ये आईसीडी क्रिएट कर रहा है, इरिटेंट कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस। ठीक है। डिसहेड्रोटिक एजिमा, इसमें डिसहेड्रोटिक एजिमा, इसको हैंड एक्जिमा को डिसहेड्रोटिक भी कहते हैं कई बार। अ वेरिएंट ऑफ हैंड एक्जिमा प्रेजेंट्स विद मल्टीपल इंटेंसली प्लूराइटिक स्मॉल पेप्यूल्स एंड वेसिकल्स occurring on the thinner and the hypothinner eminence and the sides of the finger. Lesions tend to occur in crops that slowly form crust and so usually dyshydrotic eczema क्या होता है? Dyshydrotic means कोई बताएगा what do you mean by dyshydrotic? पता होगा डिसहेड्रोटिक टर्म? अच्छा, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग, लेस स्वेटिंग, कुछ इसका कोई टर्मिनोलॉजी? हाँ। हेलो हाँ। सर। जैसे हाइपर हाइड्रोसिस है तो उसमें एक्सेसिव स्वेटिंग है सर। हाँ। वैसे मुझे लगता है कि डिस हेरोड्रिक एक्जिमा शायद जो है रिलेटेड है, जो है स्वेटिंग से ही हम्म। लगभग शायद। स्वेटिंग से ही रिलेटेड है। यस सर। तो क्या होगा इसमें? तो उसमें सर ना एक्जिमा हो जाता है वो, ऐसा लगता है कि सड़ गया है, मतलब जो इस टाइप का लगता है क्या? ठीक है, डिसहेड्रोटिक सब लोग पढ़ेंगे, यस थोड़ा सा सर। एक होमवर्क रहेगा। तो यस सर। क्योंकि ये मोस्ट कॉमनली हम लोगों के जो पेशेंट्स होते हैं ये डिसहेड्रोटिक या हाइपरहेडरोसिस, ये सब टर्मिनोलॉजी हमारे दिमाग में रहना चाहिए। स्वेटिंग से रिलेटेड है, इतना मैं दिमाग में डाल दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये हैंड एक्जिमा है बेसिकली, और लेजेंड्स टेंड्स टू अकर इन क्रॉप दैट स्लोली फॉर्म क्रस्ट एंड एंड हील, फिर धीरे धीरे वो क्रस्ट एंड हील। तो ओवरऑल कभी भी अगर हाथ में लेके आता है तो मेनली हमको ये देखना है कि इसका ऑक्यूपेशन क्या है, क्या काम करता है। मेनली हाथ से कुछ ऐसा काम तो नहीं करता जिसकी वजह से बॉडी रिएक्ट कर रही है, एलर्जिक टेंडेंसी क्रिएट कर रही है। ठीक है। या फिर कोई ऐसा इरिटेंट कंपाउंड है जो बॉडी स्किन के पोर्स के थ्रू अंदर जाके फिर उसकी वजह से ये इरप्शंस हो रहे हैं, एरेथमा है, एडिमा है। तो ओवरऑल उसमें डायग्नोसिस में उतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपली हैंड एक्जिमा। और फिर हमको उसी हिसाब से ट्रीट करना है कि अगर हमको कुछ पिक्यूलियर उसके लेजन्स दिख रहे हैं तो हम, हो सकता है कि रस्टॉक्स का लेजन दिख रहा है या फिर रेनोप्लस का लेजन दिख रहा है, स्क्लेरोटिस, रेनोप्लस स्क्लेरोटिस में जो ब्लिस्टर्स दिख रहे हैं कुछ, मतलब क्रस्ट फॉर्म में दिख रहा है तो ग्रेफाइटिस दिख रहा है, मतलब ओवरऑल हमको लेजन किस फॉर्म में दिख रहा है, देन हमारा फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रोच जाता है कि इसके बाद हमें कॉन्स्टिट्यूशनल देना होगा, क्योंकि ये भी एक क्रोनिक फॉर्म में होता है। तो एक दवा से, कभी स्पेसिफिक मेडिसिन से कभी वो केस कंप्लीटली ठीक नहीं होता है। बट हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि एक्जिमा में हमारी ड्राई है, इचीनेस है, क्रैक्ड स्किन है, क्रस्ट है, एंड देन ये एरेदिमा है, ये सब इसके ही एक पार्ट है जो हमको डायग्नोस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में। देन न्यूमुलर एक्जिमा आता है। तो न्यूमुलर एक्जिमा तो एकदम क्लियर कट दिखाई देगा, उसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इट occurs more frequently in male and is most commonly seen in the middle ages, characterized by the circular और oval cone like lesions। ठीक है ना, जो कॉइन लाइक लेजन्स होते हैं इस तरीके से दिखाई देगा, सर्कुलर और ओवल, एंड स्मॉल इडिमेटस पैप्यूल्स। तो पैप्यूल्स हम लोगों ने पढ़े थे, ये इडिमेटस फॉर्म में दिखाई देगा, स्वेल दिखाई देगा, एंड पैप्यूल्स फॉर्म में होगा। क्रस्ट एंड स्केली, और ये देखो हल्का सा स्केली भी दिख रहा है और क्रस्ट दिख रहा है, या यहाँ पे भी देखो ये स्केली हल्का सा दिख रहा है और इडिमेटस है। तो बट ये कॉइन लाइक है, गोल गोल से दिख रहे हैं। तो ये भी एक न्यूमुलर एक्जिमा है। ठीक है। एटियोलॉजी नॉट बोन बट ड्राई स्किन इज कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। कॉमन जो लोकेशन इसके ट्रंक में आएगा या एक्सटेंसिव सरफेस ऑफ एक्सट्रीमिटीज,
particularly on pre-tibial area और the dorsum of the hand। ठीक है, खासतौर से ये वाले dorsum of the hand पे बहुत पेशेंट अक्सर लेके आते हैं, और ये हमारा नुमुलर एक्जिमा होता है जो हमको क्रस्ट फॉर्म में दिखाई देगा या फिर ये एडिमा फॉर्म में दिखाई देगा और पेपिलस इरप्शंस दिखाई देंगे। फिर आता है एक एस्टियोटिक एक्जिमा। ये भी बहुत कॉमन दिखता है और खासतौर से ओल्ड पीपल्स में दिखता है। मतलब काफी पेशेंट देखते हैं एस्टियोटिक एक्जिमा के, और जिसको हम जेरोटिक एक्जिमा भी बोलते हैं। जेरोटिक मींस ड्राइनेस, winter itch is a mild inflammatory dermatitis that develops in areas of the extremely dry skin, especially during the dry winter months। तो जब ड्राई विंटर मंथ होता है तो स्किन ड्राई काफी होती है, और स्पेशली जो है ये ओल्ड पीपल्स में दिखाई देगा। कम गया, चलो। क्लिनिकली देयर में बी कंसिडरेबल ओवरलैप विद द न्यूमुलर एक्जिमा। थोड़ा बहुत न्यूमुलर एक्जिमा के साथ में थोड़ा मिस डायग्नोज होगा कि ये न्यूमुलर वाला है या एस्टेटिक है, बट उसमें क्या होगा कि थोड़ा बहुत क्रस्ट टाइप का दिखाई देगा और रेडनेस और इडिमेटस टाइप थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। लार्ज नंबर ऑफ फिजिशियन विजिट बिकॉज ऑफ द एसोसिएटेड प्राइटिस। ज्यादातर जो पेशेंट आते हैं एस्टेटिक के वो इचिंग की वजह से ज्यादा आते हैं कि इचिंग बहुत हो रही है, और ओल्ड एज के पेशेंट बहुत अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारी ये इचिंग बहुत हो रही है, हाथ में लेग में इचिंग हो रही है, हाथ में इचिंग हो रही है, और कुछ कंप्लेन नहीं बता रहे हैं। फाइन क्रैक्स एंड स्केल विद और विदाउट एरेथमा। तो ये विद और विदाउट जो एरेथमा है दैट इज द एस्थेटिक एक्जिमा। डेवलप्स इन एरियाज ऑफ द ड्राई स्किन स्पेशली ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज इन एल्डरली पेशेंट। हाँ, ये दिया एल्डरली पेशेंट। तो काफी हद तक जो ओल्ड पेशेंट्स होंगे, इवन तुम लोग भी देखोगे कि जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं तो उनका जो लेग वाला पार्ट होता है काफी ड्राई दिखाई देता है। अगर वो इचीनेस के साथ है तो दैट इज द एस्थेटिक एक्जिमा। ठीक है, जेरोटिक एक्जिमा जिसको बोलते हैं। और इसमें भी अगर सिंपली कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे ये एलुमिना है या फिर ये क्या कहते हैं मेजेरियम है, ये फर्स्ट टू रेमेडीज हैं, कुछ इस तरीके की कंडीशंस में यूज होते हैं, बट फिर हम लोगों को फिर आगे कुछ जनरल्स पे आके देना पड़ता है अगर उतने से ठीक नहीं होता है। ओवरवेदिंग एंड द यूज ऑफ द हार्ड सोप एक्सेसिबेट एस्थेटिक एक्जिमा। ये इसकी वजह से भी स्किन काफी ड्राई होने लगती है और ये फिर इचीनेस बढ़ने लगती है। फिर नेक्स्ट जो लास्ट हमारा आता है स्टेसिस डर्मेटाइटिस एंड स्टेसिस अल्सरेशन। तो स्टेसिस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि एक जगह पे कोई चीज रुक गई है और फिर वो अल्सर्स बन जा रहा है उसकी वजह से। तो मींस डेवलप्स ऑन द लोअर एक्सट्रीमिटीज सेकेंडरी टू द वेनस इनकॉम्पिटेंस एंड क्रोनिक एडिमा। हिस्ट्री ऑफ द डीवीटी हैव एविडेंस ऑफ द वेन रिमूवल और द वेरिकोज वेन्स। तो वेरिकोज वेन्स है या फिर वेन रिमूवल की हिस्ट्री हुई है या फिर वेनस इनकॉम्पिटेंस मीन्स है कि कुछ ना कुछ वॉल्वुलर एबनॉर्मलिटीज आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर वो पार्ट हमारा वेन्स प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं कर पा रही ब्लड का, और उसकी वजह से यहाँ पर एडिमा वाली स्टेज आ जा रही है। ये एडिमेटस एरिया दिखाई दे रहा है। माइल्ड एरेथमा एंड स्केलिंग एसोसिएटेड विद प्रोराइटिस। तो एरेथमा है, रेडनेस है, एडिमा है एंड देन प्रोराइटिस है। तो प्रोराइटिस हमारा फर्स्ट साइन है एजिमा का, देन एरेथमा सेकंड साइन है एजिमा का। तो प्रोराइटिस हो और एरेथमा हो तो लगभग केसेस काफी हद तक हमारे एक्जिमा डायग्नोज होते हैं, और फिर उसके बाद देखना होता है कि वो किस टाइप का एक्जिमा है। तो यहाँ पर एरेथमा, स्केलिंग एंड प्रोराइटिस तीनों हमको दिखाई देगा कि जब, और खास तौर से हमारा जो लेग वाला एरिया है यहाँ पर डीवीटी के केसेस हैं या फिर वेन इनकॉम्पिटेंस है, किसी ना किसी वजह से ब्लड स्टेगनेंट हुआ वहां पर, और वहां हमारा ये एडिमा अल्सर्स फॉर्म में जा रहा है। स्टेसिस डर्मेटाइटिस में बिकम एक्यूटली इन्फ्लेम विद क्रस्टिंग एंड एक्सुडेट, और फिर एक क्रस्ट बनेगा और फिर एक्सुडेट होगा। ठीक है, तो ये क्रस्ट हम लोगों ने लेजन्स पढ़े थे, सबको याद होगा मेरे ख्याल से कि क्रस्ट में हमको कैसा दिखता है, रेड, येलोइश और सीरम डिस्चार्जेस। सीरम डिस्चार्जेस, तो ये यहाँ पर हमारा क्या है कि ये स्किन कुछ रेड पीला इस तरीके से दिखाई देगा और प्लेट का डिस्चार्जेस होगा। तो ये क्रस्ट यूजली स्टेसिस अल्सरेशन में दिखाई देगा। एंड कंफ्यूज विद द सेलुलाइटिस। ये ध्यान रखना कि ये सेलुलाइटिस भी कुछ कुछ इस तरीके से दिखता है, और उसी से ये डिफ्रेंशिएट करना होता है कि ये सेलुलाइटिस है या फिर ये हमारा स्टेसिस ये स्टेसिस अल्सरेशन है, एक्जिमा है। Chronic stasis dermatitis is often associated with dermal fibrosis that is recognized clinically as a brawny edema of the skin.
As the disorder progresses, the dermatitis becomes progressively pigmented due to chronic erythrocyte extravasation, leading to cutaneous hemosiderin deposition, and stasis dermatitis may be complicated by secondary infection and contact dermatitis. Severe stasis dermatitis may precede the development of stasis ulcers. ठीक है, तो धीरे धीरे करके वो पहले स्केलिंग होगा, देन क्रस्ट होगा, फिर ब्लड का स्टेगनेशन की वजह से फिर इरिथेमेटस स्वेलिंग आएगा, एडिमा आएगा, एंड देन फिर लास्ट में फिर वो स्टेसिस अल्सर्स के फॉर्म में सीधे हमको सामने दिखाई देगा। तो फिर लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज तो नहीं हो गई, बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, ये मेरा पैर सड़ तो नहीं रहा है, मतलब पेशेंट कई कई बार बोलता है कि मेरा पैर सड़ तो नहीं रहा है, तो इसकी वजह से वो घबराने लगता है, बट एक्चुअली वो क्या है कि वो ओवरऑल स्किन का ही पार्ट है जो इफेक्ट हुआ है डर्मेटाइटिस की वजह से, धीरे धीरे करके अल्सरेशन हुआ है, स्टेगनेशन ऑफ दैट वेन्स की वजह से, और वो अल्सर्स फॉर्म चला गया है। मेन हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि सेलुलाइटिस और इसको डिफ्रेंशिएट करना। सेलुलाइटिस के लिए तो हमारी कुछ मेन सिलेक्टेड मेडिसिन है, जैसे लाइक बाइपेरा है, या फिर ये क्या कहते हैं, एंथ्रासिनम है। तो ये कुछ सिलेक्टेड मेडिसिन हैं जो फर्स्ट सेलुलाइटिस के केसेस में, एपिस है, इवन एपिस भी सेलुलाइटिस का एक मेन मेडिसिन में आता है। लेकिन यहाँ पर ये हमारा जो स्टेसिस अल्सरेशन है ये एक्जिमा का पार्ट है, तो यहाँ पर हमारा अप्रोच उसी हिसाब से होगा कि अगर क्रस्ट फॉर्म में ज्यादा आ रहा है तो फिर हमको मेडिसिन हो सकता है कि ग्रेफाइटिस है या फिर लेक्सिस है, कुछ ना कुछ उस तरीके से जाएगा, देन फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जाएगा, तब कंप्लीट ठीक होगा। देन नेक्स्ट हमारा जो लास्ट आता है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, तो काफी कॉमन है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, और बहुत सारे पेशेंट्स भी आते हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस के। इट इज अ कॉमन क्रोनिक डिसऑर्डर, greasy scale overlying erythematous patches of the plaque. Induration and scales are generally less prominent than in psoriasis, but clinical overlap exists between these diseases. ध्यान रखना कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक तो एक मेनली इसका जो फेशियल पार्ट है या स्कैल्प है, ये मेन इसके स्पेसिफिक लोकेशन है, इसमें स्केल्स बनते हैं और एरिथेमेटस पैचेस या प्लाक भी दिखते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये सोरियासिस और एक्जिमा दोनों को डायग्नोस करना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि वो सोरियासिस जैसा, क्योंकि उसमें भी प्लाक आता है, सोरियासिस में स्केल्स उसमें भी आते हैं, और सेबोरिक डर्मेटाइटिस में भी स्केल्स और ये प्लैक पैचेस दिखाई देते हैं। इवन कई बार मैंने जो एलोपैथिक डर्मेटोलॉजिस्ट के जो डायग्नोसिस देखा है पर्चों में, तो उन्होंने दोनों में लिखा कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस क्वेश्चन मार्क एंड सोरियासिस क्वेश्चन मार्क, मतलब क्लियर कट डायग्नोसिस नहीं है कि इट इज सेबोरिक डर्मेटाइटिस और द सोरियासिस। और इवन कई बार कुछ लोग लिखते हैं कि ये सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, कोई दूसरा लिखता है कि सोरियासिस है। तो क्योंकि अब ये तो एक सिंपली है कि डायग्नोसिस किस ग्राउंड पे बना रहे हैं, उसी का अपना सिंपल डायग्नोसिस होता है, बट हमारे लिए एक क्लियर होना चाहिए कि इंड्यूरेशन एंड स्किल्स आर जनरली लेस प्रोमिनेंट देन इन सोरियासिस। तो सोरियासिस में जो होता है इंड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा होता है, वो स्केली थिकनेस थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस में एक मतलब फ्लेक्स होंगे जो वो डेंड्रफ टाइप के थोड़े से स्किल्स निकलेंगे, बट सोरियासिस में क्या होगा कि वो स्किन थोड़ा सा इंड्यूरेटेड होगी जो थिकनेस के साथ में होगी। ठीक है, इसलिए कभी कभी इसको सेवो सोरियासिस भी टर्मिनोलॉजी इसके लिए दिया गया है कि सेबोरिक भी लग रहा है और सोरियासिस भी लग रहा है। मेन जो लोकेशन है इसका स्कैल्प है, वेयर इट मे बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सीवियर डेंड्रफ। फेस, eyebrows or eyelids, glabella and nasolabial folds, scaling of the external auditory canal is common in seborrheic dermatitis. तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब जो पार्ट्स है ये सब सेबोरिक डर्मेटाइटिस, ये हेयर्स के यहाँ पर लेके आएगा, स्किल्स लेके आएगा, इचीनेस होगा, और वो फ्लेक्स आएंगे और बोलेगा कि ये डेंड्रफ है, बट देखोगे तो वो डेंड्रफ नहीं है, एक्चुअली वो सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। Post auricular area जो ये पीछे वाला often becomes macerated and tender. Also develop on the central chest, axilla, groin, submammary folds and gluteal cleft. तो ये एरियाज हैं जहां पर सेबोरिक डर्मेटाइटिस हमको दिखाई देता है। तो उससे भी रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जब हम अभी मेडिसिनल अप्रोच देखेंगे, जैसे स्कैल्प के लिए ओलियंडर है, फेस के लिए ये हमारा वायलेट ट्राइकलर है। तो ये स्पेसिफिक मेडिसिन है अकॉर्डिंग टू दैट लोकेशन, और मेजेरियम है। तो उसी तरीके से हम अप्रोच करते हैं, फिर स्पेसिफिक देने के बाद देन फिर कॉन्स्टिट्यूशनल पर जाते हैं, फिर पोटेंसी उसी हिसाब से फिर चेंज करते हैं, तो देन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फिर किस इंप्रूवमेंट की तरफ जाता है।
ठीक है, रियली इट मे कॉज वाइड स्प्रेड जनरलाइज्ड डर्मेटाइटिस। ये हमारे सेबोरिक डर्मेटाइटिस है। कुछ इस तरीके से ये स्कैल्प में हमको दिखाई देगा, स्किल्स दिखाई देंगे। ये यहाँ पे जैसे ये मेजेरियम का कुछ इस तरीके से स्किन होता है, जो इस मेजेरियम में दिखाई देता है कि थिकनेस ऑफ द स्किन, और वहां से स्किल्स निकल रहा है। तो ये इस तरीके से क्लियर कट मेजेरियम का स्किन होता है, ये मेजेरियम का स्किन होता है। तो इस तरीके से दिखाई देगा। ये हमारे आईब्रोज के आसपास स्किल्स दिखाई देंगे। ये पोस्ट ऑरिकुलर एरियाज है, ये नोज के ये इधर पर फोल्ड्स हैं, यहाँ पर है। तो ये बहुत कॉमनली इस तरीके के पेशेंट्स आते हैं। बट मेडिसिन हमारा स्पेसिफिक मेडिसिन, देन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्पेसिफिक देन कॉन्स्टिट्यूशनल, इस तरीके से आगे फिर कंप्लीटली जाता है। तो ध्यान रखना कि सेबोरिक डर्मेटाइटिस बहुत कॉमन है, एंड एक्जिमा कॉमन है, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस कॉमन है, इवन नोमुलर एक्जिमा ये भी काफी हद तक कॉमन दिखाई देता है। एस्टियोटिक एक्जिमा तो ये ओल्ड एज स्पेशली पेशेंट्स में दिखाई देता है। तो काफी हद तक इस तरीके के हम लोगों को कंप्लेंट देखते हैं, तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि क्या है। देन डायग्नोसिस के बाद में हम मेडिसिन तो देते हैं, बट प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमने उससे रिलेटेड जो भी चीजें जो उसको ट्रिगर कर रही हैं, या किसी चीज से एलर्जी, अगर हम उसको प्रिवेंट नहीं करते हैं, अगर हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, तो फिर उसको ट्रीट करना और मुश्किल हो जाता है। तो मोस्टली अब पेशेंट को नहीं पता चल पाता, तो पेशेंट को हमको बताना होता है कि कभी भी जो डाइट है खाने पीने की है, तो कुछ अगर कोई चीज ऐसी डिफरेंट चीज खाई और उसके बाद से एकदम सडनली स्किन में रैसेस या इचीनेस बढ़ रहा है, तो यू हैव टू ऑब्जर्व दैट कि वो किस वजह से हुआ। दही सिंपली खाने की वजह से हो गया है, या कोई फल खाने की वजह से हो गया है, या फिर कोई क्रीम लगाने की वजह से हो गया। देन यू हैव टू स्टॉप दैट थिंग, ठीक है ना, कि उसको रोकना पड़ेगा। या फिर स्किन काफी ज्यादा ड्राइनेस है, तो वहां पे हमको उसको मॉइस्चराइज करके रखना पड़ेगा, जिससे कि उसकी जो सरफेस, स्किन सरफेस, वो डैमेज नहीं हो, और हम अपना मेडिसिन इंटरनली उसको ठीक कर सकें। तो इसलिए मॉइस्चराइज रेगुलरली, स्किन को हाइड्रेशन विद रेगुलर मॉइस्चराइजिंग। तो मोस्टली जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं इस तरीके के, तो हम उसमें रिकमेंड करते हैं, जैसे लाइक कोकोनट ऑयल है, दैट इज द मोस्ट सेफ साइड, और अच्छा मॉइस्चराइज करता है स्किन को, और उसमें कोई ऐसा कंपाउंड नहीं होता है जो स्किन को डैमेज करे, और काफी हद तक हमारे केसेस को ठीक करने में वो हेल्प करता है। तो इसलिए रिकमेंड कर सकते हो कि उसको कोई भी ऑइंटमेंट नहीं लगाना है, कोई भी ट्यूब ये वाले स्टेरॉइड्स वगैरह यूज नहीं करने हैं, बस सिंपली कोकोनट ऑयल को अप्लाई करना है, एंड देन मेडिसिन अपना यूज करना है। जेंटल क्लींजिंग, जो क्लींजिंग है वो जेंटली होनी चाहिए, एकदम रफ हैंड से नहीं होनी चाहिए। यूज वार्म नॉट हॉट, जो भी है गर्म एकदम चीज नहीं होनी चाहिए। पानी नहाते समय वार्म हो तब ठीक है। जेंटल नॉन सोप क्लेंजेस फ्री ऑफ द डाइज। हाँ, डाइज, और ये आजकल क्या है कि जितने भी ये स्किन डिसऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं आजकल, डाई बहुत कॉमन हो गया है कि डाई लोग बहुत लगाते हैं। और डाई, और खासतौर से जो ब्लैक कलर मेहंदी है, ब्लैक कलर मेहंदी में अगर सब लोग देखोगे, जो ब्लैक करता है हेयर को, उसमें एक कंपोजिशन में देखोगे पीपीडी कंपाउंड होता है। दैट इज द मोस्ट कैंसरस कॉजिंग एजेंट। इसलिए जितने भी आजकल जो कैंसर भी धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हमको नहीं पता चलता, बट ये इसी की तरह बॉडी में हमारे इसकी वजह से एंटर कर रहे हैं। स्किन के जो पोर्स के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, देन हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करते हैं, एंड देन कैंसरस फॉर्म में डेवलप। तो ये बहुत, मतलब आदमी ध्यान नहीं देता है। जितने भी आजकल कॉस्मेटिक्स यूज हो रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा केमिकल यूज होता है जो हमारे स्किन को डैमेज करता है और हमारे बॉडी सेल्स को डैमेज करता है। कोशिश करना चाहिए कि जितना भी है पेशेंट को इन सब चीजों से रोकने की कोशिश करना चाहिए। और खास तौर से ये मेहंदी और डाई, ये मतलब केसेस ऐसे देखे हैं मैंने कि वो डाई जहां उसने लगाना स्टार्ट किया, उसके 2-3 साल बाद उसकी स्किन ऐसे डैमेज होने लगी कि फिर वो, पहले तो उसने हल्के में लिया तो डाई भी यूज कर रहा है और अपने ट्यूब लगा रहा है, बट एनी हाउ जब वो स्किन इतना डैमेज होने लगा, फिर उसको समझ में भी नहीं आया। और इवन जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं, दे नेवर रिकमेंड दैट कि आपको डाई नहीं लगाना है, ये नहीं करना, वो सब चलता रहता है। वो तो अपना सीधे ये ऑइंटमेंट दे देते हैं, तो स्किन हाँ ठीक है, अच्छा साफ हो गया, अच्छा हो गया। बट यू हैव टू रिकमेंड देम कि जो है ये चीज़ों को अवॉइड करना है, ये नहीं लेना है। खासतौर से खाने पीने की चीज़ों में जितने भी ये, जैसे मीट है या एग है, ये सब भी नोटिस करने वाली चीज़ें कि इससे कहीं कोई चीज़ हमारा स्किन कंप्लेंट को एग्रेवेट तो नहीं कर रहा है। तो
अवॉइड इरिटेंट्स, तो हमको पहले देखना है फिर उनको अवॉइड करना है। शॉर्ट फिंगर नेल्स, हाँ ये फिंगर नेल्स हमेशा, क्योंकि भाई इचीनेस प्रोराइटिस मेन इसका सिम्टम है, तो खुजली करेगा ही करेगा, तो उसको तुम रोक नहीं सकते हो। तो तुमको लग रहा है कि केस ठीक भी हो रहा है, तो देन उसको बस नाखून उसके बोलो कि नाखून काट के रखना है, तो इचिंग करेगा भी तो उतने तेजी से नहीं करेगा जिससे कि उसकी स्क्रैचिंग हो और ब्लड वगैरह। कोकोनट ऑयल और इसको मॉइस्चराइज करके रखें। एवेल्युएट डाइट, डाइट जितना नॉर्मल हो सके, प्लेन डाइट, हेल्दी डाइट, वेजिटेबल फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स पर ज़्यादा लेके आने चाहिए। और डाइट में खासतौर से जितना भी ये पैकेट फूड है, पैकेट फूड जितना है इसको एकदम स्ट्रिक्टली उसको मना करना है कि नहीं लेना है, क्योंकि ये पैकेट फूड होते हैं, ये इसमें प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं और ये प्रिजर्वेटिव्स ही हमारे बॉडी सेल्स को देन अगेन डैमेज करते हैं, जो अगेन कैंसर की तरफ लेके जाते हैं और स्किन सेल्स को डैमेज करते हैं। तो ये 25-30 सालों में जो ये एकदम से ग्राफ बढ़ा है कैंसर का और इसका, तो ये हमारा आर्टिफिशियल बॉडी के अंदर जितना भी ये यूजेस हैं, इन्हीं सब चीज़ों के इसमें बढ़ रहा है और हम लोग कहीं कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा है। बट हाँ, हम कोशिश कर सकते हैं जितना अगर हम कम करेंगे तो चीज़ें उतना कम आएंगी। तो डाइट में ध्यान देना है, पैकेट फूड एक्जिमा सोरियासिस मतलब स्किन एलिमेंट्स है, जितना पैकेट फूड एकदम स्ट्रिक्टली स्टॉप। रिड्यूस स्ट्रेस, स्ट्रेस रिड्यूस बोलना तो बहुत आसान है किसी को कि हाँ भाई अपना स्ट्रेस कम रखो, बट हाँ यू हैव टू टेल देम कि हाँ कोशिश करो, कोशिश करोगे देन हो सकता है शायद कम हो जाए। तो डिफरेंट डिफरेंट रास्ते हैं उसको रोक, स्ट्रेस को अपने कंट्रोल करने के लिए दूसरी चीजों पे एंगेज करने की कोशिश करो, तो हो सकता है कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस लेवल डाउन हो, और जिस वजह से स्ट्रेस है उस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। तो जितना स्ट्रेस कम होगा तो फिर ये चीजें भी यहाँ पे कम होगी। वेयर लूज फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग, आजकल का जो क्लॉथिंग है वो भी काफी करते थे लोग, बट आजकल जो है एकदम स्किन टाइट और ये स्लिम बॉडी फिट कपड़े सब लोग पहनने लगे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्वेटिंग है वो प्रॉपर उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है, प्रॉपर एयरेशन हो नहीं पाता है, तो क्या होता है कि जो इरिटेंट्स हैं वो वहाँ पे स्टिक करते हैं, यानी स्किन को डैमेज करते हैं, और धीरे धीरे करके स्किन डर्मेट कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस के फॉर्म में ये आगे बढ़ जाता है। कोशिश करना है कि लूज क्लॉथ, और खासतौर से जो ये ग्रोइन एरिया पे ज्यादातर होते हैं या फिर जेनिटल एरिया पे होते हैं, तो उनको रिकमेंड करते हैं कि एकदम लूज जितना होना चाहिए उतना अच्छा है, और जिससे प्रॉपर एरेशन होगा और उसको ट्रीट करना फिर उतना ही इजी हो जाता है। तो लूज फैब्रिक्स एंड क्लॉथिंग होना चाहिए, और क्लॉथिंग में भी जो मटेरियल है कपड़े का वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कुछ जो कपड़े होते हैं उनका टेक्सचर अगर और थोड़ा सा भी सही नहीं है तो स्किन को वो इरिटेट करता है, तो इसलिए कपड़े वो लेने हैं जो स्किन को हमारे लिए सूदिंग इफेक्ट है जिनका, और भले ही थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट हाँ वो हमारे लिए बॉडी के लिए काफी हेल्दी होता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक्जिमा का इन जनरल एक रिव्यू था। तो मेन मेन हमारा, एक तो एक्जिमा के पहले सिम्टम्स दिमाग में होने चाहिए कि ड्राई स्कैली क्रैक्ड क्रस्ट एंड एरेथेमेटस इरप्शंस, ये एक जनरल एक्जिमा के इरप्शंस है। फिर हमारे जो टाइप्स ऑफ एक्जिमा है कि हैंड एक्जिमा है, न्यूमुलर एक्जिमा है, या फिर एस्थेटिक है, या फिर सेबोरिक है, तो ये चीजें दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि अच्छा स्कैल्प लेके आ रहा है दैट इज द सेबोरिक डर्मेटाइटिस, हाथ में लेके आ रहा है तो हैंड एक्जिमा है या फिर डिस्टेरोइड एक्जिमा है, या फिर ये आईलिड्स पे लेके आ रहा है या गर्दन पे लेके आ रहा है तो ये कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस तो नहीं है कोई। तो इस तरीके से ये दिमाग में सारी चीजें जब रहेंगी तो फिर उस केस को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा इजी होता है, और फिर हमारी जो अप्रोच होती है उसी के अकॉर्डिंग होती है। केस हमारा इस स्टेज में आया जस्ट लाइक कि स्टेसिस अल्सर के फॉर्म में आया, देन वी हैव टू मतलब मेडिसिन देना होगा और देन पेशेंसली उसमें काम करना होगा, ये नहीं कि हम जल्दीबाजी में उसको कुछ और समझ के उसको ट्रीट करने की कोशिश करेंगे और 10 दिन में बोलेंगे हाँ ठीक हो जाएगा, या पेशेंट भी बोलेगा कि अच्छा ठीक क्यों नहीं हुआ। तो पेशेंट के सामने भी उसको क्लियर कर होगी कि हाँ इसमें मैक्सिमम इतना टाइम लेके चलना होगा, देन तब फिर वो ठीक हो पाएगा। तो ओवरऑल ये एक्जिमा का पार्ट था। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। सर अगर फिंगर के बीच में एक्जिमा है ड्यू टू वॉशिंग जो है, तो उसमें क्या दे सकते हैं? फिंगर के बीच में
अगर आता है तो वैसे तो हमारे ये सब जो पेट्रोलियम है या कभी कभी ग्रेफाइटिस है, ये तो फर्स्ट 2-3 रेमेडीज में आता है। यस सर। बट कहीं ना कहीं फिर हमको कॉन्स्टिट्यूशनल ही अप्रोच करना पड़ता है, यस सर। यस सर। क्योंकि वो केस कंप्लीटली तभी ठीक होगा कि जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा जाएगा। यस सर। थैंक यू सर। तो इसलिए फिर और कुछ इसमें इन जनरल, ये तो हमारा अभी डिजीज वाला पार्ट था। इसमें एक अभी मैं मोटा मोटा बता देता हूँ, फिर हम इसको नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम मेडिसिनल अप्रोच डिस्कस करेंगे, कैसे अप्रोच करते हैं। बेसिकली जो इजिमा है या स्किन जो सोरियासिस है, इस तरीके के जो हमारे क्रोनिक डिसऑर्डर्स हैं, उसमें हमारा जो अप्रोच होता है, फर्स्ट हमारा लोकेशन ऑफ दैट पार्ट, अफेक्टेड पार्ट, उससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन हैं, पहले हम वहां से स्टार्ट करते हैं कि जो उसकी कंप्लेन है, इचीनेस है या ड्राइनेस है, वो लेजन के अकॉर्डिंग हम देते हैं। देन वो थोड़ा सा सबसाइड होता है, देन हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे जाते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन पे नहीं जाते तो फिर वो अगेन से एग्रावेट करता है, और फिर सेम मेडिसिन को हम देते हैं, तो देन वो फिर उतना अच्छे से काम नहीं करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो भी सिलेक्ट करते हैं, अच्छे से टाइम दे के करते हैं, जिससे, क्योंकि इसमें हम जल्दी मेडिसिन चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का रिस्पॉन्स 5-6 दिन में आ जाता है, किसी का 15-20 दिन में आता है। तो इसलिए बेटर है कि केस लो, अच्छे से लो, पूरा केस देख लो कि अच्छा इसका ये कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, जो भी डिफेक्टिंग रेमेडी है देने के बाद कम से कम 15-20 दिन का वेट होना चाहिए उसके बाद में। और अगर पेशेंट जो बहुत इरिटेट करता है, वो इचीनेस की वजह से इरिटेट करता है कि खुजली बहुत हो रही, खुजली बहुत हो रही है, तो बेटर है कि उसको 2-3 सैकलेट एक्स्ट्रा बना के दे दो कि जब रात को खुजली हो तो ये वाली दवा खाना, सुबह खुजली हो तो ये वाली खाना, बहुत ज्यादा खुजली अगर हो तो फिर ये वाली दवा खा लेना, बट ऑल आर सैकलेट। क्योंकि तुमको पता है कि अब मैं अगर मेडिसिन खुजली के हिसाब से दे दूंगा तो फिर वो केस ही मेरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इचीनेस एक कॉमन सिम्टम फॉर दैट, तो उस पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। केस क्रोनिक है तो उस हिसाब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पे पेशेंस ले जाएंगे। अगर लेजन हमारे थोड़े से सुपरफिशियल दिखाई दे तो हम उस पर लोकेशन, किस लोकेशन पर है, उस हिसाब से लेजन के अकॉर्डिंग मेडिसिन देते हैं। तो हम ये डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम मेडिसिनल अप्रोच स्टडी करेंगे, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि जैसे लाइक सेवरिक डर्मेटाइटिस है तो इसमें क्या क्या मेडिसिन हमारे मेन मेन हो सकते हैं। देन फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनली क्या क्या मेडिसिन को कैसे अप्रोच करेंगे, क्या क्या उनके मेन जनरल सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम उसको अप्रोच करते हैं, और ओवरऑल इजिमा ठीक होता है, बट डिफरेंट किस स्टेज में है, किस टाइप का एग्जिमा है, उसी के अकॉर्डिंग ही वो टाइम लेता है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है किसी का? नो मोर क्वेश्चन। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, बहुत कॉमनली केसेस मिलते हैं इसके, तो इसलिए अच्छे से इसको स्टडी करो। और मेडिसिन भी हम लोग डिस्कस करेंगे, तो उन मेडिसिन को भी अच्छे से स्टडी करना, और फिर हम लोग उसी को ट्रीट करेंगे। केसेस कोशिश करना कि जो जो केसेस जिसके हैं तो वो अपने इकट्ठे कर लेगा, तो फिर जब लास्ट में, जब स्किन का पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा, तो लास्ट में हम एक क्लास में सिर्फ केसेस ही डिस्कस करेंगे। फिर देखेंगे कि अच्छा इसमें क्या क्या हो सकता है, तो जिससे कि सबको एक आइडिया लग सके कि हाँ कहाँ कहाँ क्या चीज़ हम अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, फिर नो मोर क्वेश्चन। अशोक, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा? सर अभी तो नहीं है, नेक्स्ट क्लास में सर। अभी तो आज लेट से सर ज्वाइन किया अच्छा, हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में सर बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे सर। ठीक है। स्किन में तो वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होने चाहिए। यस सर। यस सर। अगर स्किन के केसेस देखने हैं तो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होंगे, तभी वो स्किन अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि ये यस सर। आसानी से ठीक भी नहीं होता है, परेशान भी बहुत करता है। सर सर मैंने फिंगर टिप का जो है एक्जिमा मैंने कैलकेरिया कार्ब से सर जो है सही किया था। हम्म। हाँ, और कॉन्स्टिट्यूशनल दिया था। तो हम्म। लगभग 1 वीक में सही हुआ था। जल्दी हाँ। का था जो है। लगभग 2 महीने का था सर उसका। हम्म। तो सही हुआ था सर उसका। वही है, तो कहीं ना कहीं जाके हमको क्रोनिक है तो कॉन्स्टिट्यूशनल देना ही पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। प्रोबेबली फ्राइडे को नेक्स्ट क्लास रखूंगा मैं, तो एक दिन पहले यस सर। मैसेज डाल देंगे हम।
यस सर, ठीक है, मिलते हैं फिर। गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट।